नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार की राजनीति में एक ये चर्चा चल रही थी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। हालांकि पार्टी की तरफ से, खुद नीतीश कुमार की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से कहा जा रहा था कि ये नॉर्मल बैठक है। लेकिन आज की जो गतिविधि है, आज की एक्टिविटी ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और आज की गतिविधि ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। इस राजनीतिक घटना के क्या मायने हैं आने वाले दिनों में, जब लोकसभा चुनाव है तो इस पर क्या असर पड़ेगा, जो गठबंधन अभी बिहार में चल रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फैजान अहमद साहब हैं और बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं और आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। सबसे पहले फैजान साहब, आपसे, जिस तरह की गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि लगातार जो है वो चल रही थी बिहार से लेकर दिल्ली तक पे, और इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हट सकते हैं या फिर वो इस्तीफा दे सकते हैं, आज उस पर मुहर लग गई। नीतीश कुमार अब जेडीयू की कमान उनके हाथ में है। क्या मायने हैं इसके? क्योंकि जब भी नीतीश कुमार पार्टी की कमान लेते हैं तो उस वक्त लेते हैं, जो पिछले राजनीतिक घटनाक्रमों को भी आपने देखा है, जब ऐसा लगता है कि पार्टी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर है। देखिए, ये हम लोग भी इसको डिस्कस कर रहे थे और आपके चैनल पर भी डिस्कशन ये चल रहा था और स्पेकुलेशंस का बाजार गर्म था। पहले ये आ रहा था कि ललन सिंह को हटाया जा रहा है, फिर आ रहा था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन बाद में बीच में ये भी होता रहा कि कहीं ये खबर ऑथेंटिक सोर्सेस से बाहर नहीं आनी चाहिए, ये सिर्फ स्पेकुलेशन के बाजार रहा। तो इसीलिए नीतीश कुमार और ललन सिंह और उनकी पार्टी की जदयू के सभी नेता ये कह रहे थे कि नहीं, कुछ भी नहीं होने जा रहा था। लेकिन ये मान के सभी लोग चल रहे थे कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, और बड़ा में यही था कि ललन सिंह हट जाएंगे और नीतीश कुमार उनकी जगह पर अध्यक्ष होंगे, क्योंकि अध्यक्ष में किसी और का न तो कोई नाम था और न ही कोई वहां ऐसा स्ट्रांग फेस नजर आ रहा था जिसको कि नीतीश कुमार अब इलेक्शन के टाइम में अध्यक्ष बनाते। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे हुआ है जो कुछ भी आज हुआ है। अध्यक्ष को ये ललन सिंह 2021 में अध्यक्ष हुए थे, तो वो टर्म भी पूरा नहीं हुआ उनका। उससे पहले ही उनको हटा दिया गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो भी इसको कहा जाए कि उन्होंने हटा दिया गया या इस्तीफा दिया, या उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा या ऊपर से कोई दबाव पड़ा तब उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बहरहाल ये अब बात हो गई खत्म। अब बात ये हो गई कि नीतीश कुमार का नाम खुद ललन सिंह ने प्रपोज किया मीटिंग में, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में आज, और उस पर डिस्कशन हुआ नेशनल काउंसिल की मीटिंग में भी। तो नीतीश कुमार अब अध्यक्ष हो गए हैं और इसका मतलब यह है कि अब 2024 का चुनाव और शायद 2025 का विधानसभा चुनाव अब इन्हीं के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी और साथ में अलायंस के साथ जो भी सीट शेयरिंग और गठबंधन के बीच में जो भी नीति बनाने की बात हो या सीट शेयरिंग की बात हो या जो भी, अब सब कुछ की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के ही हाथ में है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नेचुरल चीज है। सभी राजनीतिक पार्टियों में, सभी रीजनल पार्टियों में, सॉरी राजनीतिक नहीं में, जितनी भी रीजनल राजनीतिक पार्टियां हैं सब में यही होता है कि एक ही आदमी सुप्रीमो होता है, वही सर्वे सर्वा होता है। तो अब यहाँ जदयू में भी इसी लाइन पर काम हो रहा है और पहले से भी होता आया है। हालांकि जो ज्यादातर रीजनल पार्टीज हैं उनके यहाँ उनकी बीवी, बेटा, बेटी, भाई, ये लोग उसमें सुप्रीमो बनते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ परिवारवाद की कोई बात नहीं है जदयू में, इसलिए नीतीश कुमार खुद ही इसके अध्यक्ष होंगे और वही सारे फैसले और सब कुछ जो कुछ भी गठबंधन में होगा उसके लिए वही जिम्मेदार बनाए गए हैं। पार्टी ने भी उनको ऑथराइज किया है। दीपक जी। जी, सारिका जी,
जाहिर सी बात है कि ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, जिसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने ये पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार आपकी यहाँ पे बन रही है और कयास इस बात को लेकर भी है कि कहीं न कहीं आरजेडी से कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ रही थी ललन सिंह की, और यही कारण है। कहीं आप लोग तो इसके कारण नहीं बने? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि महागठबंधन की सरकार अभी बिहार में है, और नजदीकियों की जहां तक बात है तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की तमाम दलें और महागठबंधन की जितने भी दलें हैं, सबों का परस्पर एक दूसरे के साथ नजदीकी वाले संबंध है और एक विचारधारा के साथ हम सब एक जगह एकत्रित हुए हैं। अंडर वन रूफ इंडिया गठबंधन की तमाम दलें हुई है। तो निश्चित रूप से ये तो कहना कि कौन सरकार में आएगा कौन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि हर एक पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और बड़े फेर बदल होते हैं, आधिकारिक तौर पे बड़े फेर बदल होते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, जेडीयू में 2 सालों के बाद ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और आज ही राष्ट्रीय अधिवेशन भी होना है, जहां पे कि स्वयं ललन सिंह जी ने अपने इस्तीफे को दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी जनमानस की भावनाओं को और प्रेम को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे भी उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि जो है कुछ ही क्षणों के बाद जेडीयू जो है वो पीसी करके सबों को देगी। तो मुझे नहीं लगता है दीपक जी ऐसी कोई प्रक्रिया है जो पहली दफा हो रही है किसी पार्टी में या जेडीयू में पहली दफा हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल में भी इसके पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और इस तरह से फेरबदल हुए थे। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बार बार कह रही है कि बड़े फेरबदल होने वाले हैं। क्या बदल भाई, ऑलरेडी हो चुकी है। और फेरबदल तो दीपक जी अगर भारतीय जनता पार्टी कयास लगा रही है तो निश्चित रूप से वो कयास उनकी बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ी फेरबदल 2024 में केंद्र की सत्ता में होने वाली है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए तमाम दलें जो हैं अंडर वन रूफ जो आई है एक विचारधारा के साथ अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, तो वो फेर बदल अपने आप में बहुत बड़ा होने वाला है जो 2024 में होगा। और उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी बोल रही अगर ये सब बात तो निश्चित रूप से वो सही भी है, क्योंकि देखिए बहुत अहम जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कंधे पे है। वो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार तो रहे ही हैं और साथ ही साथ वो जिस एजेंडे को लेकर के हम सब चल रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने आप में एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। और बहुत रियलिस्टिक रीजन रखते हुए ललन सिंह जी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा है उन्हें चुनाव में जाना और अब उन्हें क्षेत्र में रहना है और इंडिया गठबंधन 2024 का समय बिल्कुल नजदीक है। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो निर्णय लिया गया है कोई ऐसा नहीं कि आकस्मिक लिया गया है। ये सारे कुछ ऑलरेडी निर्णय पहले से ही पार्टी ने अपने अंदरूनी ठीक है सारिका जी, सवाल ये है कि ये पार्टी का आंतरिक निर्णय है, तो एक अचानक से एक घटनाक्रम ये है कि तेजस्वी यादव ने अपना विदेश दौरा रद्द कर दिया। अगर नीतीश जी जेडीयू की कमान संभालते हैं उसमें तेजस्वी यादव अपना विदेश दौरा क्यों रद्द करते हैं? देखिए रद्द करने के पीछे क्या कारण है, नीरज जी आपके पास ही आ रहा हूँ बस जी। सारिका जी अभी आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि उसके बारे में नीरज जी को लगता है ना कि अपने पड़ोसियों के बारे में और अब मेरी मुस्कुराहट से ही आप परेशान हो जाती है, मैं क्या बताऊं। देखिएगा जहाँ किसी इनकी पहले उठ जाती है, भले इनके अपने घर में क्या हो रहा है इनको जानकारी ना हो, क्योंकि अब मैंने कहा ना दीपक जी भारतीय जनता पार्टी अभी उस बिल्ली के समान नीरज जी आपसे सवाल ये है कि रोटी गिरे और वो लपक के उसको पकड़ ले। नीरज जी आपसे सवाल ये है कि जब देखिए आपकी की पार्टी की तरफ से पहली बार ये कहा गया था कि लालू जी की और ललन सिंह जी की नजदीकियां बढ़ती जा रही है, सबसे पहले इस बात को लेकर आप ही लोगों ने कहा था, कहीं पटकथा आप लोगों ने तो नहीं लिख ली? बिल्कुल नहीं, हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है और हम लोग जानते कोई बहुत ज्यादा कंसर्न भी नहीं है। ये देखिए मामला क्या है जरा समझिए, लव ट्रायंगल का ये मामला है। लालू जी प्रेशर दे रहे हैं नीतीश कुमार पर कि मेरे बेटा को मुख्यमंत्री बनाओ। अब नीतीश कुमार प्रेशर बना रहे हैं इंडिया अलायंस पर कि मुझे संयोजक बनाओ।
तो इंडिया अलायंस के तो कुछ संयोजक बनाया नहीं नीतीश कुमार जी को। तो कहते हैं ना कि भागते भूत भूत की लंगोटी भली, तो लंगोटी मिली नीतीश जी को। इंडिया अलायंस का तो अध्यक्ष संयोजक नहीं बन पाए, अपने पार्टी जदयू का बन के बेचारे संतोष कर रहे हैं। तो खैर ठीक है, मेरी शुभकामना है, किसी बहाने आपका स्वास्थ्य लाभ कुछ हो तो अच्छा है। लेकिन लव ट्रायंगल का अंजाम हमेशा बुरा होता है, बड़ा दर्दनाक अंजाम होता है। और इसीलिए इंडी गठबंधन की जो राजनीति है बिहार में, खासकर लव ट्रायंगल वाली, इसका असर भी और अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला। जनता सब देख रही है, जनता में ये अपना विश्वास खो चुके हैं। नीतीश कुमार की तो प्रासंगिकता भी समाप्त हो चुकी है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। और लालू परिवार के विषय में बिहार के लोगों को पता है कि जंगल राज के जनक हैं। और ये जंगल राज हम लोग भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, ये अलग विषय है कि आज के घटनाक्रम से जो लालू जी ने ललन जी को अपना स्पाई बना के बैठाया था जेडीयू में, तो आज तेजस्वी के पापा के मन में बड़ा लड्डू फूट रहा होगा कि मेरे बेटा के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता शायद कुछ आसान हो। कि देखिए वो क्या होता है, क्या करते हैं। मुख्यमंत्री बनने की बहुत हड़बड़ी है, वो करे। हम लोग किसी हड़बड़ी में नहीं है, और हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहने वाले पार्टी है। 24/7 काम करने वाले लोग हैं। मिल के चुनाव लड़े, अलग अलग चुनाव लड़े, जैसे चुनाव लड़े हम लोग तैयार मिलेंगे और उसको हराने का काम करेंगे। नीरज जी, एक बात बताइए, ललन सिंह की जब इस्तीफे की चर्चा चल रही थी तो कहा गया कि यह महज एक अफवाह है। एक अफवाह और एक चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बड़ी जबरदस्त अफवाह है, अब राजनीतिक गलियारों में इसकी बड़ी जबरदस्त चर्चा है। कहा यह भी जा रहा है कि ललन सिंह इस चीज में, इस मिलन में सबसे बड़ी बाधा थे। अब तो वो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इस विषय पर कोई आरजेडी की प्रवक्ता खुल के बोलने का हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार आज की तारीख में किसी भी गठबंधन के लिए बोझ से कम नहीं है। और भाजपा ने अब किसी को भी कंधे पे ढोना छोड़ दिया। हम लोगों ने बहुत ही लोग कंधे पे ढोया, लेकिन उनकी लॉयल्टी इस तरह की नहीं है कि उनको फिर से अपनाया जाए। निश्चिंत रहिए, हम लोग कभी उनको अपनाने नहीं जा रहे हैं। और एक बात और ध्यान में रखिए, जो लोग बिहार की राजनीति को करीब से समझते हैं, वोट की पॉलिटिक्स को, तो नीतीश कुमार का जो आधार वोट है, जो वोट बैंक है, वह बड़ा स्वाभाविक रूप से लालू परिवार का विरोधी वोट बैंक है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार उनके साथ गए तो मजबूरी में कुछ वोट वो ट्रांसफर करा पाते थे। अब वो नहीं होगा। नहीं होने का कारण क्या है कि किसी भी सूरत में अगले चुनाव में नीतीश कुमार जी नेता नहीं होने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होने जा रहा है। चाहे वो थर्ड फोर्थ अलायंस बना ले, महागठबंधन, क्योंकि वो कह चुके हैं ना कि तेजस्वी हमारा उत्तराधिकारी है, तो वो मुख्यमंत्री का फेस नहीं होने जा रहा है। तो उनके लिए अपने समाज का वोट ट्रांसफर, उनकी दोनों दिक्कत आ गई ना। एक तो अपने समाज का वोट ट्रांसफर का सहज रूप से नहीं होगा, दूसरा हमारे भाजपा में आगे माननीय सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बन करके, तो उनका सारा वोट ऐसे अपनी खींचनी है। तो नीतीश कुमार की हालत बहुत खराब हो चुकी है। और अब देखिए ना, ये जदयू जहां से शुरू हुआ था, पहला बार भी अध्यक्ष बने थे नीतीश कुमार, पुनर्मोशी को भवो। बड़ा ताज्जुब है कि इतने साल की पार्टी को एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको नीतीश कुमार भरोसा कर सके, उसको अध्यक्ष बना सके। जरा समझिए इसको। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अध्यक्ष को टर्म पूरा होने से पहले जबरदस्ती इस्तीफा करवाया जाता है। क्या उनकी स्थिति होगी? अंदर की स्थिति उनकी बहुत विकराल है। और आज जो घटना आपने देखा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा, तो शुरुआत मात्र है। आगे आगे देखिए लगातार कितनी घटनाएं घटते जाती हैं। बहुत कुछ आपको बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा आगे। फैजान साहब, ये पिछले कुछ दिनों की घटनाओं का अगर जिक्र करें तो आप देखिएगा कि सितंबर महीने से कुछ ऐसी चीजें हुई, खास करके जब जेडीयू की एक मीटिंग होती है जिसे प्रखंड अध्यक्षों को बुलाया जाता है, जिला अध्यक्षों को बुलाया जाता है, उसमें ललन सिंह शामिल नहीं होते। और जब बरबीघा वाले मामले को लेकर एक ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच एक तनातनी की स्थिति है, उस समय भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी के साथ खड़े दिखे। तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चीजें चल रही। नीतीश जी और ललन सिंह की दोस्ती या उसका जो भी संबंध है वो बहुत पुराना है। 40 साल 45 साल का इन लोगों का संबंध है। नीतीश जी जिस हैसियत से भी रहे हों, जिस पार्टी में भी रहे हों, वो ललन सिंह उनके साथ रहे हैं। ललन सिंह को देखिए 2021 में आरसीपी सिंह को जब हटाया गया तो उसके बाद इनको अध्यक्ष बनाया गया था।
लेकिन अब जैसे अभी हमारे बीजेपी के दोस्त कह रहे थे नीरज जी कि सम्राट चौधरी को हम लोगों ने अध्यक्ष बना दिया तो वो सारा वोट जो है वो ट्रांसफर हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी एक जाति के आदमी को अध्यक्ष बना देने से या कोई बड़ा पद दे देने से वोट पूरा ट्रांसफर हो जाता है। ये तो देखिए ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि भूमिहार वोट पूरा ट्रांसफर हो गया जेडीयू की तरफ से? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए जब भी कोई इस तरह का फैसला किया जाता है तो राजनीतिक का उसमें लाभ और पॉलिटिकल गेन क्या होता है वो भी देखा जाता है। लेकिन ये तो पहले से मालूम था कि भूमिहार जाति बिल्कुल कट्टर समर्थक है बीजेपी की, तो वो तो बीजेपी का वोट इधर सब होना नहीं, इधर ट्रांसफर होने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर भी अध्यक्ष बनाया गया इनको और 2 साल तक अध्यक्ष रहे भी। मामला खराब कहाँ से होता है ये तो अंदर की बात है, बहुत अंदर के लोग ही शायद इसको जानते हों। लेकिन जो बातें जो बाहर जितनी आई हैं वो भी रिसेंटली आई हैं कि ललन सिंह का कुछ संबंध बना लालू जी से और शायद कुछ डील हुई। मतलब मैं जो सुनी सुनाई और छपी हुई बातें मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। ये मेरा कोई अपना राय नहीं है कि ललन सिंह कोई उनके स्पाई बन के काम कर रहे हो, लालू जी के स्पाई बन के काम कर रहे थे जेडीयू में, या वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो कुछ ऐसी कोई एक षड्यंत्र कर रहे थे। मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, नहीं मुझे इस पर यकीन है। लेकिन फिर भी राजनीति में इस तरह की बातें होती हैं और राजनीति में जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। तो इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो सकता है कि ललन सिंह भी हो गए हों। हालांकि ललन सिंह पर बहुत भरोसा था, हो सकता है हो भी, लेकिन नीतीश जी काफी भरोसा करते थे ललन सिंह पर। देखिए उनको जब भी उन्होंने कहा तो मंत्री भी बनाया उनको। ये अलग बात है कि 2010 में ललन सिंह छोड़ करके जेडीयू नीतीश जी को छोड़ करके कांग्रेस में चले गए और नीतीश जी के खिलाफ भी बहुत बोले। वो चुनाव का टाइम था, चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत बोलते रहे, कांग्रेस के हेलीकॉप्टर से घूम कर चुनाव प्रचार भी करते रहे। अब वो भी देखिए राजनीति का एक हिस्सा था कि इतने पुराने दोस्त और इतने पुराने संबंध के बावजूद ललन सिंह कांग्रेस में चले गए, जबकि कांग्रेस से उनका कोई लेना देना कभी नहीं रहा। फिर भी वो कांग्रेस में जाकर के न सिर्फ गए बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोलते रहे। तो देखिए राजनीति में इस तरह की बातें होती हैं। हो सकता है कि वो अभी के जो घटनाक्रम बता रहे हैं तो उसमें हो सकता है लालू जी के कुछ उसमें ऐसा गेम प्लान रहा हो जिसकी वजह से उनको उसमें कोई रोल प्ले करना पड़ा हो। लेकिन मैंने पहले भी इस यहाँ जो डिबेट होते हैं उसमें भी कहा था कि देखिए चुनाव आने से पहले अध्यक्ष नीतीश कुमार खुद ही बनेंगे, कोई दूसरा नहीं बनेगा। जी जी, सारिका जी एक बात बताइए। और सारिका जी आपको आवाज मिल रही है? सारिका जी पिछले कुछ दिनों से जब से इंडिया गठबंधन जिसकी बात है, और उसको ये भी है कि सब लोग इस बात को जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की कहीं न कहीं नींव जो है वो नीतीश कुमार ने रखी और पटना से लेकर जब ये मीटिंग हुई, लेकिन उसमें संयोजक बनाने की बात की थी, उसमें लालू यादव ने साथ नहीं दिया। साथ ही साथ तमाम ऐसी चीजें पीएम देश बनाने को लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं न कहीं नीतीश कुमार को नाराज करती है। और यही कारण है कि आज इस स्थिति पे चीजें आई हैं कि कभी भी गठबंधन टूट सकता है। नीतीश जी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे ये बात तो अलग है, लेकिन चर्चा तो है। लालू जी ने साथ नहीं दिया इंडिया गठबंधन में नीतीश जी का। देखिए ये किन सूत्रों के द्वारा आपको ज्ञात हुआ है दीपक जी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं और अहम भूमिका में वो हैं और अभी भी हैं। और आपने देखा सारिका जी यहाँ पे आपने कहा कि इन सूत्रों से मैं एक संदर्भ की आपके चर्चा यहाँ पे कर देना चाहता हूँ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उस कॉन्फ्रेंस में लालू जी ने कहा था राहुल गांधी को कि आप दूल्हा बनिए। दूसरा लालू यादव ने ही एक जगह स्टेटमेंट दिया था कि 4 अलग अलग संयोजक बनेंगे। उसी समय तमाम चीज इनकी उम्मीदवारी और उन तमाम चीजों को लालू यादव ने खारिज कर दिया।
देखिए, राहुल गांधी की दूल्हा बनने की उम्र है और लालू यादव जी ने उनको दूल्हा बनने और शादी करने का सलाह दिया था। अब अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग अपने आप को वहां सेट कर दे रहे हैं तो अलग बात है, या किसी और को सेट कर दे रहे हैं तो गलत बात है। देखिए, संदर्भ जो था लालू जी का, सब जानते हैं कि राहुल गांधी के साथ उनके आत्मीय संबंध है और वो बेटे के समान उनको मानते हैं, और इस क्रम में उन्होंने कहा भी था कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। अब अगर ऐसी जगहों पे भी अगर लोग राजनीतिक चीजों को जोड़ के देखें तो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन ये तो स्पष्ट है दीपक जी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सूत्रधार रहे हैं और अहम भूमिका उनके ऊपर है, और उन्होंने कभी भी किसी भी मंच पे ये बात नहीं कही कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है या मुझे संयोजक बनना है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी खुद से नहीं कहा, लेकिन बाकी सबसे कहवाते रहे, ये बात भी बोल दीजिए। नीरज जी ही कह दे, अधिकृत बयान दे दे माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से या हमारे तरफ से, अगर नीरज जी अधिकृत हैं तो वो बयान दे दे। देखिए, भ्रम और इस तरह से अफवाह फैलाना तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से आदत रहा है, क्योंकि मैंने कहा आपको दीपक जी कि इंडिया गठबंधन वो गठबंधन है जो बीजेपी को 2024 में केंद्र की सत्ता से हटाने वाली है, और ये बात तय है, ये अटल सत्य है, और ये इसकी सारी रूपरेखा जो है भाजपा जानती है कि इंडिया गठबंधन वाले ने तैयार कर रखी है। और आपको ये भी बताना चाहूंगी दीपक, आरजेडी वालों के लिए अच्छा है कि दिवा स्वप्न देखते रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। देखिए, इस पे कोई आपत्ति तो हम लोग नहीं कर सकते। आप 24 में मोदी को हराने का सपना देखते हैं, क्या बात करते हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं क्या? आपको भी लालू जी वाला आदत लग गया मस्करी करने का क्या? ऐसा मजाक मत करिए, थोड़ा गंभीर डिबेट है, थोड़ा गंभीरता से बात करिए। मोदी जी को हराएंगे मतलब कुछ भी बोल दे रहे। देश की जनता, 140 करोड़ जनता जिसके साथ, जिसकी गारंटी पे भरोसा कर रही है, जिसके साथ खड़ी है, आप यहाँ मजाक करने बैठेंगे? असल क्या है ना, इनके पार्टी के लालू जी को भी मस्करी की आदत है, तो सब लोग यहाँ मस्करी करने लगते हैं। ऐसा मत करिए सारी बात। आप तो पार्टी की गंभीर प्रवक्ता है, अच्छी प्रवक्ता है, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए, थोड़ा गंभीर बात करिए तो अच्छा लगेगा। बिच्छू ने डस लिया है क्या? अरे नीरज जी, आपको बिच्छू ने डस लिया है क्या? आपको बिच्छू ने डस लिया है क्या? मेरे शब्द आपको बिच्छू के डसने जैसे प्रहार कर रहे हैं क्या, जो आप बिरनी जैसा नाच रहे हैं? अरे शब्द को सुनिए और थोड़ा सब्र से सुनिए, बोलने का मौका दीजिए। देखिए, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अहम बैठक बुलाई और उन्होंने कहा, अच्छा, आपको आपने कहा तो सुन लिया, फिर मतलब यही सब बात बोलिएगा तो फिर कहिएगा, मतलब इस तरह की बात मत करिए ना कि मोदी जी ने कहा दिया हराने वाला। अरे भाई, आप अभी तो 5 राज्यों में चुनाव लड़के अपना हाथ में देख लिए ना, आपसी आपकी एकता हो पाई ना होने वाली है। आपने तो अपना अंजाम देख लिया और आगे भी यही होने वाला है। जी सारिका जी, एक सवाल और मेरी बात नोट करने की है, अभी जदयू में भगदड़ होगा और लोकसभा चुनाव के पहले आरजेडी में भी भगदड़ होगा। दोनों पार्टियों के नेताओं को मालूम है कि डूबती नैया पर जिस नाव में छेद हो उस पे नदी गंगा पार नहीं की जा सकती, तो नाव छोड़ छोड़ के लोग उछल उछल के भागेंगे। सभी हमारे संपर्क में है। नीरज जी, सारिका जी की बात हो जानी थी जो उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। जी सारिका जी, क्या डिबेट में 30 मिनट आपके के लिए क्या? देखिए दीपक जी, बीजेपी के भी कई ऐसे नेता हैं ना जो आरजेडी के दरवाजे को खटखटा रहे हैं और लगातार वो आने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ही द्वारा ये ज्ञात हुआ है, ये सूचना मिली है हमें कि बीजेपी के अंदर बहुत हड़कंप मचा हुआ है, और वो दिख भी रहा है लगातार। कभी कोई अपने मन की बात कर रहे हैं, कभी कोई भ्रम की बात कर रहे हैं, कभी कोई अफवाह की बात कर रहे हैं, और ये लोग लगातार बात भी कर रहे हैं तो हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीतिक दिवालियापन हो गया है। नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, या शीर्ष नेतृत्व में बैठे इनके तमाम नेता अपने सर को पकड़ के बैठे हुए कि अब हम इस इंडिया गठबंधन को तोड़े कैसे। लेकिन आपका ये ख्वाब रहने वाला है, ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है। ये गठबंधन लोकतंत्र को बचाने वाले लोगों का गठबंधन है, संविधान को बचाने वाले लोगों का गठबंधन। सारिका जी, अगर नीतीश जी इतने ही इम्पोर्टेंट है आरजेडी के लिए या फिर इंडिया गठबंधन के लिए, तो लालू जी को उनका नाम प्रपोज करना चाहिए था ना बैठक में। लालू जी ने क्यों नहीं नाम प्रपोज किया? अरे ये लोग खाली डिबेट में आके गोल गोल बात करेंगे। यही सब कहते तो कांग्रेस और आरजेडी ने नीतीश जी को फंसा के बर्बाद किया, या जो बेचारे की हालत कर दी कि वो कहीं की नहीं रहे। इन लोगों ने जंगलों में फंसाया। ठीक है, नीतीश जी को स्टैंड क्लियर नहीं किया। एक स्टैंड आप क्लियर कर दीजिए, एक स्टैंड आप क्लियर कर दीजिए।
भाई बीजेपी नीरज, एक स्लाइड आप क्लियर कर दीजिए कि लगातार इस बात को लेकर चर्चा है और कई प्लेटफॉर्म पे इस बात को है कि नीतीश जी बीजेपी के साथ आ सकते हैं, बस खड़मास खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। अगर नीतीश जी आते हैं, एकदम फ्लैट बताइएगा तो क्या किन शर्तों पे आएंगे, उन शर्तों का खुलासा। देखिए, मैंने कुछ देर पहले ही डिबेट में कहा कि जब कभी इस बिहार में अगला विधानसभा का चुनाव होगा, नीतीश जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे और नीतीश जी बहुत चंद दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रह रहे हैं। तेजस्वी और लालू यादव उनको रहने नहीं देंगे। उनसे देखिए क्या है ना, इन पार्टियों में आपसी गुटबंदी बिल्कुल चरम पर है। अभी 11 विधायकों की गुप्त मीटिंग की सूचना भी कहीं कहीं से मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मिला। तो ये पार्टी पूरी मुसीबत में है, आपसी गुटबंदी चरम पर है। इनका कुछ नहीं हो सकता, ना ही कोई नीति, ना नेता, ना ही कोई सिद्धांत, ना ही कोई आइडियोलॉजी। ये लोग भाजपा से मुकाबला, हम लोग कमिटमेंट वाले लोग होते हैं। 70 साल 50 साल पहले से कमिटमेंट हम लोग करते हैं, उसको हम लोग निभाते हैं, पूरा करते हैं। राम मंदिर, 3 तलाक, सारा इसका उदाहरण है, सारा इसका उदाहरण है। इन लोगों की तरह खाली वोट की राजनीति के लिए मेढक की तरह हम लोग उछलते नहीं रहते हैं। एक आइडियोलॉजी हमारी होती है जिसमें कि हम लगातार काम करते रहते हैं। ये लोग कश्मीर समस्या के विषय में कहते थे कि कभी सॉल्व नहीं होगा, माननीय गृह मंत्री जी ने करके दिखा दिया। इन लोगों को सिर्फ अपना परिवारवाद का पोषण करना है, भ्रष्टाचार से अर्जित धन को बचाना है और इसके लिए लोग सिर्फ सबका उपयोग करते हैं। सारिका जी, मैं फैजान साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी, फैजान साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी, फैजान साहब, एक सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान संभाल ली है। अब क्या आपको लगता है, देखिए 2020 में एक घटनाक्रम हुआ था, उस समय आरसीपी सिंह थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उस समय जो विधानसभा के टिकटों को लेकर भी यह चर्चा हुई थी कि उन्होंने अपने तरीके से टिकट बांटा, फिर नीतीश जी के मर्जी के खिलाफ वो केंद्र में मंत्री भी बन गए। तमाम ऐसी चीज थी कि उस चुनाव के समय नीतीश जी कहीं ना कहीं धोखा खाते। क्या यही रीजन है कि चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली ताकि वो सीन दोबारा क्रिएट ना हो पाए? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी देखिए, नीतीश जी पहले भी अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, वो 2017 से 2020 तक जी, और जो भी इनके यहाँ अध्यक्ष रहे हैं, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, आपको 2005 में भी थे वो, 2006 में उनको वो चुनाव हार गए थे तो हटे। शरद यादव थे, वो 2017 में उनको हटाया गया। आरसीपी सिंह 2020-21 में रहे, वो भी चुनाव का समय था। ललन सिंह 21 से लेकर के आज की तारीख तक रहे। तो इसमें देखिए, जब भी कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हुआ है तो नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, दूसरा ही कोई रहा है। और ये भी उनको शायद इस चीज का एहसास रहा हो या एक्सपीरियंस हो कि जो जिनको भी उन्होंने अध्यक्ष बनाया, उन्होंने शायद कहीं अपनी मनमर्जी से काम किया, उनकी बातों को नहीं सुना, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन में गड़बड़ हुआ या अलायंस में कुछ गड़बड़ हुआ हो। तो ये बातें खुद नीतीश कुमार के भी जहन में जरूर होंगी, पार्टी के कुछ और भी नेताओं के दिमाग में होंगी ये बातें कि जब भी चुनाव होता है तो नीतीश जी अध्यक्ष नहीं रहते हैं, वो पीछे से रहते हैं, लेकिन अध्यक्ष शायद अपनी कुछ मनमर्जी से काम करते हैं, चाहे वो आपको शरद यादव रहे हों या आरसीपी सिंह रहे हों। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, आपने जो भी कहा कि एक बड़ा फैक्टर है कि चुनाव को देखते हुए नीतीश जी अध्यक्ष बन गए हैं। तो अब इसमें नीतीश जी को पूरी अथॉरिटी मिल गई है कि वो 2024 का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले जो गठबंधन में जो सीट शेयरिंग और आपसी मेल और अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो वो सारी जिम्मेदारी खुद नीतीश कुमार ने ले ली है। मतलब अध्यक्ष होने की हैसियत से सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी और वही ये सब चीज को देखेंगे और सारा काम आगे करेंगे। इसमें अब उनके वो किसी और अध्यक्ष पर डिपेंड नहीं रहेंगे। जी, आप सारा काम करेंगे, आप कमान के हाथ में है कि फैसला उनका क्या लेते हैं, इंडिया गठबंधन में रहते हैं या फिर बीजेपी के साथ जाते हैं। अगले कुछ दिनों में तमाम ऐसी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली, फैजान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सारिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नीरज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।